नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम मुर्दई आत्मकथा देख रहे थे और मुर्दई आत्मकथा के तीन जो उपशीर्षक थे, तीन जो सर्ग थे, भाग थे, खंड थे, वह हमने पूरे लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखे हैं। और जो है आज हम 4 नंबर का जो ये है खंड है वह देख रहे हैं। इसका नाम है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन यह है। और यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ 5वीं पास करने के समय आकाल अपनी विभीषिका की चरम सीमा पर था। 5वीं के सभी बच्चों को फाइनल परीक्षा के लिए 7 मील दूर बबूरा धनहुआ नामक गांव के स्कूल जाना था। यानी 5वीं की अंतिम परीक्षा देने के लिए इस लेखक को कहाँ जाना था? तो बबूरा धनहुआ नामक गांव में जाना था, जो 7 किलोमीटर दूर पर था। उन दिनों 5वीं की परीक्षा के लिए जिला केंद्र आजमगढ़ के अधिकारी आया करते थे। उन्हें डिप्टी साहब ही कहा जाता था। परीक्षा बड़ी कड़ाई के साथ होती थी। चैत वैशाख का महीना था, यानी धूप के दिनों में बड़ी कड़ाके की गर्मी थी। वह भी अकालियाँ दुखदाई। बाबू परशुराम सिंह ने सभी बच्चों से कहा कि परीक्षा स्थल पर एक दिन रुकना है, किंतु वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। अंततः अपने अपने घर से खान पान लेकर जाना होगा। यानी वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो भी खाने पीने की सामग्री है वह घर से ले जाने की। पीने की मतलब पानी, और कोई नहीं है। क्योंकि हमारा दिमाग कोई और ही चलेगा तो कोई वैसा ही विचार मन में आ सकता है। तो पीने का मतलब पानी हो सकता है, अन्य कोई बात नहीं है, याद रखिए। खान पान लेकर चलना होगा। वह भी तड़के सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। दलित छात्रों के लिए यह इम्तहान बड़ी कठिनाई वाला था, किंतु ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि खान पान की कमी से। यानी दलित बच्चों को यह एग्ज़ाम परीक्षा जो थी कठिन आई थी। क्यों कठिन थी? ज्ञान की कमी से नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई हो चुकी थी, लेकिन खान पीन के, क्योंकि वहाँ पर रुकना था और साथ में खान पान के लिए खाने पीने की चीज़ें क्या लेकर जाए, और ले जाने के लिए घर में कुछ है नहीं है। समूह में रहते हुए बबूरा धन हुआ कि उस परीक्षा केंद्र पर कुछ सम्मानजनक भोजन की आवश्यकता तो अवश्य थी, किंतु दलितों के लिए पूर्ण रूप से असंभव। यानी वहाँ पर सम्मानजनक कुछ खाने पीने का भोजन की आवश्यकता थी, लेकिन दलित बच्चों के लिए नहीं थी। अंततः मेरे जैसे तमाम दलित छात्र वही महोबे का लाटा तथा चोटे में सने सूखे सत्तू की गठरी लिए चल पड़े। हेडमास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरह परेड करते हुए 7 मील का रास्ता तय करके इम्तहान स्थल पर पहुंचे। हमारा वह अभियान माओ तोस्तुंग के ऐतिहासिक लांग मार्च से कम नहीं था, क्योंकि उनमें उनमें भी तो वही लाट सत्तू वाले ही लोग शामिल थे। वहाँ कई अन्य स्कूलों के छात्र भी परीक्षा देने विभिन्न दिशाओं से आए थे। हम दोपहर होने से काफ़ी पहले पहुंच गए थे। लिखित परीक्षा दोपहर बाद शुरू होने वाली थी। यानी लिखित परीक्षा जो थी दोपहर बाद शुरू होने वाली थी, इसलिए काफ़ी समय बचा हुआ था। लाटा सत्तू खाने के लिए घर से चलते समय बुढ़िया दादी ने कहा था कि बबूरा धनहुआ पहुँचते ही किसी पोखरा या पोखरी ढूंढकर पोखरा यानी तालाब, और पोखरी यानी बावड़ी, उस प्रकार का कुछ तो, यानी पानी का वो ये स्रोत, और ढूंढकर मैं नहाकर गांव की देवी चमरिया माई की विनती करते हुए उन्हें धार पजोरा चढ़ाने, यानी परीक्षा में पास होने के लिए कौन सी मन्नत मांगने वाले थे लेखक? धार पजोरा चढ़ाने की, याद रखिए। मनोती मांगो ताकि इम्तहान में पास हो जाऊं। दादी द्वारा दिया गया कोई भी फतवा मेरे लिए हमेशा जादू का काम करता था, इसलिए उसे न मानने का कोई सवाल ही नहीं था। उस स्कूल के पास खेतों की मेड़ पर कुछ औरतें घास ढूंढ कर छिल रही थी। मुझे लगा कि वे अवश्य ही मजदूरनी होगी, इसलिए बेझिझक मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कहीं पोखरा है या नहीं। उसने उनसे पता चला कि एक बहुत गहराई वाला पोखरा पश्चिम दिशा में आधा मील दूर है, जो चारों तरफ के भीड़ों पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। मैं उसी दिशा में पोखरी की तलाश में भींटों वाले बड़े बड़े पेड़ों को ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर सामने देखा कि चतुर्भुज की आकृति में घसियारियों द्वारा
बताई गई पेड़ों की झुरमुटे सांप झलकने लगी। तभी सामने से एक छात्र आते दिखाई दिए। वे बबूरा धन धन हवा के पास के ही रहने वाले थे, किंतु हमारे शेरपुर कुटी के हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस स्कूल के अधिकतर छात्र किसी भी कक्षा के छात्रों को जानते पहचानते थे। अंत पोखरी की तरफ से आते हुए रामचरण यादव, यानी पोखरी की तरफ से आते हुए कौन मिले? रामचरण यादव, जो अब उसी स्कूल में थे। मुझे देखकर बोल पड़े, आज तो कोनो काम ना होई होई ई कनवा संभले पड़ी, यानी ये कनवा मुझे दिख गया, आज मेरा कोई काम न होगा। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहबा जात है हऊ बे, यानी कहाँ जात है बे कनवा। मैंने पोखरे में नहाने जाना की बात बता दी। इतना सुनते ही उन्होंने उसी शेरपुरी कुटी की रामलीला के ऋषि परशुराम की तरह रौद्र मुद्र चाट तानत है ये आदेश दिया, जल्दी से भाग चमार कही क, यानी जल्दी से जा। अ, बड़कन लोगन के पोखरा में तू तू नहाए बे, यानी बड़े लोगों के पोखरा में तू कैसे नहा सकता है। चमरन की इस रोंद मुद्रा से मैं भयानक रूप से डर गया। ऐसा लगा कि मानो वे अभी आंखों से ही मुझे खा जाएंगे। इसलिए उस अनजान जगह पर मैं डर कर दौड़ते हुए इम्तिहान स्थल की ओर भागा था। इम्तिहान के कुछ घंटे पहले हुई इस घटना से मेरा मनोबल एकदम टूट गया था। उधर दादी द्वारा बताई गई चमरिया माई की मनौती की चिंता से घबरा गया था। सोचता था कि बिना नहाए मनौती कैसे मानूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अकाल की विभीषिका से कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। संयोगवश बबूरा धनहुआ के स्कूल के प्रांगण में एक नल हैंडपंप, यानी जो हाथ से पंप चलाकर पानी आता था उसको हैंडपंप कहते हैं, गड़ा हुआ था। डर के मारे मारे हम उसे नहीं छूते थे। मुझे बड़ी राहत मिली जब मेरे सहपाठी संकटा सिंह ने नल चलाकर मेरे हाथ पैर धुलवाया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपके से थोड़ी दूर पर स्थित एक ताड़ के पेड़ की आड़ में बैठकर चमरिया माई के थान की दिशा में देखते हुए, थान यानी स्थान की दिशा, जिस दिशा में उसका स्थान है, यानी बैठी एक मंदिर है दिशा में स्थान है, उस दिशा में मुंह करके देखते हुए मैंने धार पुजोरा की मनौती माना। किंतु रामचरण यादव का वह रौद्र रूप मेरे दिमाग में बड़ी गहराई से अटक गया था। लगता था कि इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। मन में दुर्भावना उफनती थी कि यदि क्षमता होती तो बदला जरूर लेता। हकीकत में सब कुछ संभव था। बचपन की असहाय यादों में यह की ऐसी ऐसी याद थी जो वर्षों तक मेरे दिमाग को हरदम कुदेलती रही। किंतु इसके लगभग 2 दशक बाद जब महाकवि शूद्रक, यानी किसका उल्लेख है, महाकवि शूद्रक का आया है, और इसका नाटक जो है वह सदाबहार नाटक, शूद्रक का सदाबहार नाटक मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी के 8वें अंक को पढ़ने का मौका मिला तो सारी दुर्भावना हमेशा के लिए मिट गई। नाटक का प्रमुख पात्र नायिका बसंत सेना का प्रेमी चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु को रास्ते में आता देखकर बोल पड़ता है। यानी ये भिक्षु की कथा जो है वह जो है वह बसंत सेना का जो प्रेमी था चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु है, और जो वो अन्य राजा है वह उसको धुतकारता है, और फिर भी बौद्ध भिक्षुक जो है वह उसको अच्छी तरह एक अच्छा आशीर्वाद देता है। यही इसकी कथा है। इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। खैर हमने पहले ही कहा, तो कहाँ गया था ये। ये याद रखिए, महाकवि शूद्रक का सदाबहार नाटक मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी के 8वें अंकों को पढ़ने का मौका मिला को तो सारी दुर्भावना हमेशा के लिए मिट गई। नाटक का प्रमुख पात्र नायिका बसंत सेना, यानी मृच्छकटिकम नाटक का जो पात्र था, नायक था, वह पात्र बसंत सेना का प्रेमी चारुदत्त था। और चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु था, और वो बौद्ध भिक्षु को रास्ते में मिलता है। आता देखकर बोल पड़ता है, कथम कथम अभिमुखम अभ्युदयिकम
श्रनकम दर्शनम, अर्थात बौद्ध भिक्षु का सामना हो गया, अब अवश्य ही अनिष्ट होगा। अनिष्ट समझकर चारुदत्त को चल जाता है, किंतु नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक तथा शकार जब बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो वे अनिष्ट होने की कल्पना से आग बबूला हो जाते हैं। वह भिक्षु पोखरे से नहाकर लौटते हुए लुटेरी इंद्रियों से सबको सचेत रहने तथा सबके कल्याण की बात करता आ रहा है। फिर भी शकार क्रोधित होकर कहता है कि जिस तरह शराब खाने में चिकना के लिए, यानी जिस प्रकार शराब खाने में चिकना, यानी जो शराब के साथ खाते हैं उसको चकना भी कहते हैं, चिकना भी कहते हैं, तो वह उस मूली की तरह मैं मोड़ूंगा, ऐसा वो भिक्षु को कहते हैं। वैसे ही तेरा भिक्षु सिर तोड़ता हूँ। जब बौद्ध भिक्षु यह कहते हैं था आदम पशिदमम उपासके, अर्थात गुस्सा मत कीजिए उपासक, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो शकार उसे गाली समझता है और वह, यानी ये बार बार उस भिक्षुक को डांटता है, लेकिन फिर भी वह आशीर्वाद समझता है और उसके ही आदर सम्मान करने लगता है। यह भी कहता है कि जिस तालाब को राजा ने कुंतों तथा सियारों के पानी पीने के लिए खुदवाया था, उसमें तुम अपनी दुर्गंधित काया तथा गंदे चीवर को धोकर आ रहे हो। अंत गोतवा बौद्ध भिक्षु सबके कल्याण की बात कहते हुए चला जाता है, किंतु उनकी हर बात को वे गाली ही समझते हैं। जाहिर है प्राचीन काल में वैदिक हिंसावादियों द्वारा चलाए जा रहे बौद्ध विरोधी अभियान के दौर में लिखे गए इस नाटक में जाति व्यवस्था विरोधी बौद्धों को अपशकुन समझा जाता था। उस जमाने में वैदिकों की बौद्धों के बारे में यह आम अवधारणा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मृच्छकटिकम में एक सौंदर्य शास्त्रीय विधा में शूद्रक ने की है। बबूरा धन हुआ के पोखरे पर पहुंचने से पहले जो कुछ मेरे साथ उस अकाल की कटिक में हुआ उसमें रामचरण भैया भैया मेरे आधुनिक शकार ही थे। यदि मैं उस समय मृच्छकटिकम के उस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता होता तो शायद उतनी पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, किंतु 2 शतक बाद जब बौद्ध दर्शन मेरे रोम रोम में घर कर गया था, तो मृच्छकटिकम में अवगत होने पर मुझे ऐसा लगा कि मानो सदियों पूर्व लिखे गए इस नाटक में बौद्ध भिक्षु मैं ही था। इस घटना ने मुझे पुरानी पीड़ा से मुक्त कर दिया और मुझे लगने लगा कि वैसे दुर्घटनाएं बदलने की भावना से नहीं, बल्कि वैचारिक चेतना से ही रोकी जा सकती है। जो भी हो, उस ताड़ के पेड़ की आड़ में उदास उदास बैठा चमरिया माई को मनौती मनाते हुए मैं बड़ी देर तक रोया था। आँख पोंछते पोंछते मेरे दोनों हाथ अच्छी तरह धुल गए थे। अपशकुन या अनिष्टकारी होने की यह असहाय पीड़ा थी। इसी माहौल में मैं 5वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुआ। रात में अन्य दलित छात्रों के साथ स्कूल के बाहर मैदान में अगोछा बिछाकर मौन रुदन के साथ सोया। सोने या रोने से पहले वही लाटा सत्तू काम आया। दूसरे दिन अंतिम परीक्षा पीटी, यानी दूसरे दिन कौन सी परीक्षा थी, तो पीटी की, यानी व्यायाम से संबंधित परीक्षा थी। इसके तहत गणित दौड़ सबसे अंत में आयोजित हुई थी। गणित दौड़ कुछ ज़बानी सवाल, यानी गणित दौड़ में कुछ ज़बानी सवाल पूछे जाते थे और उसके ज़बान के आधार पर यानी मुंह से ही जवाब देने पड़ते, लिख कर नहीं। मैं उत्तर के साथ जब विजय रेखा की तरफ दौड़ा तो मुझे लगा कि रामचरण यादव मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। इसी कल्पना ने मुझे सबसे पहले विजय रेखा पर खड़ा कर दिया। मेरे स्कूल के सारे अध्यापकों ने जोरदार तालियां ठोकी। शाम को 5वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। उस परीक्षा स्थल पर मैं प्रथम घोषित हुआ, यानी यहाँ पर लेखक प्रथम श्रेणी में आगे उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह अत्यंत गदगद हुए थे। वे दुखित भाव से बोले, आगे तोहार साथ छूट जाई। जाहिर था कि 5वीं के बाद अगले दर्जे की पढ़ाई के लिए अगला स्कूल था, यानी वह 5वीं तक ही स्कूल था और 5वीं के बाद 6ठी कक्षा के लिए अन्य दूसरे स्कूल में जाना था। इसलिए परशुराम सिंह दुखित भाव से, इसके बाद तुम्हारा साथ छूट जाएगा, ऐसा वे कहते हैं। हम पुनः उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गांव वापस आ गए। दूसरे दिन दादी की हिदायत पर मनौती के अनुसार चमरिया माई के थान पर जाकर मैंने धार पुजोरा, याद रखिए धार पुजोरा चढ़ाया। याद रखिए सन 1959 की गर्मियों में संपन्न इस परीक्षा के बाद 2 महीनों से ज़्यादा समय की छुट्टियां थी, यानी 2 महीनों के समय से ज़्यादा, यानी 60 दिन से ज़्यादा छुट्टियां थी।
अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी, साथ ही सारी समस्याएँ भी वैसे ही थी। मेरे पिताजी बार-बार मुझे समझाते थे कि बेटा अब बहुत पढ़ाई हो गई। वे यह भी कहते रहे कि अब बहुत ज़्यादा दिन दिन तक उनसे चरवाई नहीं होगी। जैसे कहा जाए तो हम जैसे जो मध्य वर्ग परिवार के होते हैं, दलित होते हैं, जिनका घरदार जो मज़दूरी पर चलता है, इन बच्चों के साथ एक बड़ी परेशानी यह होती है कि उनको जो थोड़ी-सी पढ़ाई-लिखाई होगी, उनको काम करना पड़ता है क्योंकि काम वह करना नहीं चाहते, इच्छा नहीं होती, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घर की परिस्थिति वैसे होती है और उनको काम करना ही पड़ता है। जैसे कि समझो किसी का बीए हुआ है, डिग्री हुआ है और आगे की वो एमए के लिए जाना है, पढ़ाई करनी चाहता है, एमए मास्टर होना चाहता है, तो उसको क्या क्या होता है कि उसको घर में काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है, इसलिए वह ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। जैसे कहा जाए तो हमारा नेट का पेपर है। ऐसे बहुत सारे मुझे छात्रों के कॉल आए पिछली बार रिज़ल्ट आया था तब हमें कॉल आया था, मुझे 2-3 लोगों ने कॉल किया था और मेरे भी साथ ये बहुत बार हुआ है। जैसे कि मध्य वर्ग होने के ना कारण क्या होता था कि वैसे समझो परीक्षा है, तो हमें काम भी करना पड़ता है, परीक्षा भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या है कुछ तो 2-2 अंकों से, 1-1 अंकों से हमारा पेपर रह जाता है, निकल नहीं पाता है। लेकिन पूरा समय हम दे नहीं पाते, क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि घर की परिस्थिति उस प्रकार होती है कि हम पूरा समय पढ़ाई में नहीं बिता पाते। यदि पढ़ाई में बिता पाएँगे, तो घर में खाने-पीने की चीज़ें हैं, हमारे फ़ीस के पैसे हैं, वह कहाँ से आएँगे? यह सब कुछ सोचते हुए हमें काम भी करना पड़ता है, मज़दूरी भी करनी पड़ती है और इधर पढ़ाई भी करनी पड़ती है। इस कारण से हमारा जो पेपर है 2 अंकों से रहा है, 2 रहता है, कभी 1 अंकों से रहता है, कभी 1 प्रश्न आने पर हमारा पेपर निकल जाता है। ऐसी बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें जो हमारे नज़दीक के जो नाम रखने वाले होते हैं, ये ऐसे बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो मध्य वर्ग के होते हैं, जो दलित वर्ग के लोग होते हैं, उनको। खैर छोड़िए, हम पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। सन 1959 की गर्मियों में संपन्न इस परीक्षा के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय की छुट्टियां थी। अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी, साथ ही सारी समस्याएं भी वैसे ही थी। मेरे पिताजी बार-बार मुझे समझाते थे, यानी पिताजी समझाते थे कि अब पढ़ना लिखना बहुत हो गया, बहुत हो गया है, मुझसे अब ज़्यादा दिन चरवाई का काम नहीं होगी नहीं होगा। आप तोह के चरवाई करे पड़ी। ऐसा सुनकर मैं दहल जाता, यानी अब तुझको चरवाई करना पड़ेगा, ऐसा सुनकर लेखक जो है वह घबरा जाते थे, दहल जाते थे। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात के लिए होती थी कि छठी कक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, यानी छठी कक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, छठी कक्षा से आगे पीछे नहीं, याद रखिए। होने वाली थी। उन दिनों अंग्रेजी जानने वालों को बहुत महान समझा जाता था, यानी अंग्रेजी जानने वालों को, यहाँ तक कि अनपढ़ गाँव वालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई खड़ी बोली में फर्राट, यानी कोई खड़ी बोली भी अच्छी बोले तो लोगों में उसका मान सम्मान बढ़ता था। अरे भैया अरे भैया ई त अंग्रेजी बहुत आई वो, यानी अरे भैया इसको तो अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। इस इस आम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के लिए प्रति सनक बना दिया, यानी लेखक को भी अंग्रेजी सीखने के लिए प्रभावित किया, क्योंकि उस समय में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। इसलिए वो समाज में वो अंग्रेजी जानता है उसका मान सम्मान होता था। किंतु पढ़ाई छूट जाएगी, अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाऊंगा तथा हरवाई करनी पड़ेगी। इस कल्पना मात्र से मैं घोर चिंता में डूब जाता था। दादी हमेशा कहती रहती थी कि खूब पढ़ी रे, अंग्रेज जैसन बनी, यानी खूब पढ़कर तू अंग्रेज जैसा बन जा, ऐसी उसकी लेखक की दादी कहती थी, याद रखिए मुसड़िया। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिली थी। सबसे ज़्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन विक्टोरिया को भरूकी में भरकर, यानी विक्टोरिया जो सिक्के थे, वह सिक्के के भरूकी में भरकर ज़मीन में गाड़ कर रखी थी, वह पढ़ाई में काम आएगी, यह सोचते थे लेखक। उसे वह पढ़ाई के लिए मुझे दे देगी। किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात का था कि यदि घरवाले, यानी डर इस बात का था कि यदि घरवालों ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, तो वो सिक्के भी वो इसी तरह ज़मीन में गाड़े रह जाएंगे, सिक्कों कुछ काम नहीं आएंगे, यानी विक्टोरिया किस काम की नहीं आएगी। अपरंपरा तनाव में ग्रस्त हो गया था। इसी बीच काव्य शैली वाले वही जोगी बाबा, यानी काव्य शैली वाले वही बाबा बस्ती में आए। घर के सामने नीम के पेड़, यानी लेखक के घर के सामने नीम का पेड़ था, याद रखिए। ऐसे ही आजकल छोटे छोटे जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं एनटीए।
नीचे खड़ा होकर बम 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 लहरी का जोरदार नारा लगाया। पास तीन बूढ़े वहां आने लगे। एक लड़के ने मेरे घर के सामने बेला के तुलसी जोगी बाबा यानी एक लड़के ने आकर बोला कि हे तुलसी, यानी लेखक का नाम तुलसी था, तो बोला हे हे तुलसी, जोगी बाबा आयल आयल है वे, यानी जोगी बाबा आए हैं। इतना सुनते ही जोगी बाबा ने गाया, यानी जोगी बाबा ने क्या गाया याद रखिए। जैसन कहत बाड़ा तुलसी, बैसन दुखवा में सब सब उलझी। बड़ सत्सतिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। ये जोगी बाबा गाता है, याद रखिए। परीक्षा में ये पंक्ति देगा और पूछेगा कि ये पंक्ति किसके द्वारा गाई गई है, तो यहाँ पर याद रखिए जोगी बाबा ने गाई है, याद रखिए। इस बीच पड़ोस में रहने वाले बलराम भैया ने कह दिया कि हे बाबा, ये पाँचवीं पास हुई गयल, यानी ये पाँचवीं पास हो गया है। याद रखिए कौन, वो जोगी बाबा को लेखक पाँचवीं पास हो गए, ये किसने बताया, तो बलराम भैया ने बताया, याद रखिए। तो फिर जोगी बाबा गाने लगे हैं। जैसन भयल पचवी पास, बैसन नौकरी के नाही आस। बड़ बड़ सस्ततिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। जोगी बाबा के इस काव्य यथार्थ ने मुझे एकाएक झकझकोर दिया। घबराहट में मेरे मुंह से निकल पड़ा कि हे बाबा, कोनो वरदान दे दा। एक बार फिर जोगी बाबा, यानी उसको लेखक के मुख से निकल गया कि हे जोगी बाबा, कुछ वरदान दे दो। फिर वह वरदान में पंक्ति गाने लगे। जैसन मंगला तू वरदान, वैसन जानी तो है जहान, यानी जिस प्रकार तूने वरदान मांगा है उसी प्रकार तुझको मिलेगा। बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। जोगी बाबा के ये तीन छंद मुझे हमें आशा निरा था कि सरसी में लपेट कर आगे पीछे को विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। ऐसा लगता था कि मानो मेरा अस्तित्व चितड़े चितड़े होकर दो भागों में बटने लगा हूँ। थोड़ी देर बाद जोगी बाबा साधुओं वाला अपना लमड़ा चिमटा बजाते बम बम लहरी की ध्वनि के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चले, और वे उन्हें दृश्य पटल पर ओझल होने, यानी दृश्य पटल पर यानी आंखों को जहाँ तक दिखता है वहाँ तक वो देखते रहे। भयाक्रांत इसलिए भी था कि जोगी बाबा की कोई भी गाई हुई वाणी कभी गलत नहीं होती थी। छुट्टियों का बीतना पहाड़ सा लगने लगा था, क्योंकि उसके बाद ही मेरी छठी कक्षा के आगे की पढ़ाई का भविष्य निर्धारित होने वाला था, यानी स्कूल प्रारंभ होने से ही। इस दौरान अकाल के कारण पशुओं के चारा पानी का भी टोटा पड़ गए थे, यानी पशुओं को चारा पानी भी नहीं था, अकाल था। अनेक पालतू पशु भूख तथा बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उस वर्ष गांव में अनेक गाय भैंस तथा बैल मरने लगे थे, यानी इंसानों को तो खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन जानवरों को भी पीने के लिए पानी नहीं था, चारा नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए जानवर भी भूखमरी के कारण या बीमारी के कारण मर रहे थे। हमारे घर में एक कलोरी गाय यानी कुंवारी गाय थी, यानी कलोरी गाय यानी कुंवारी गाय किसके घर थी, हमारे घर यानी लेखक के घर में थी, याद रखिए। बीमार होकर मर गई, यानी कलोरी गाय किस प्रकार मरी थी, तो बीमार होकर मरी थी, याद रखिए। उस समय एक परंपरा के अनुसार गांव का कोई भी हलवाहा अपने मालिक जमींदार के मरे की पशु का मरे पशु की खाल निकालकर उसे बेचने से मिले धन को अपने पास रखता था। यानी उस समय एक ऐसी प्रथा थी कि जिस चरवाहा यानी जिस जमींदार की गाय या कोई भी गाय बैल भैंस कोई जानवर मरता है, तो वो चरवाहा जो है, हल चलाने वाला जो है, हरवाहा हरवाहा हल चलाने वाला है, उसके खेत में काम करने वाला, वह उस जानवर की चमड़ी निकाल कर बेचता था, और बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते थे वह खुद के पास रखता था। ऐसे चमड़ों की कीमत प्राय 20 रुपया होती थी, यानी वह चमड़ों मरे हुए जानवरों के चमड़ों की भी मूल्य कितना होता था, 20 रुपया होता था, याद रखिए। इस तरह के मरे पशुओं को दलित बांस की काढ़ी में पैर की तरफ से बांधकर थोड़ी तरह ओढ़े हुए मुर्दैया पर ले आते, वही चमड़े छुड़ाए जाते थे। हमारे घर में मुन्नर चाचा चमड़ा छुड़ाने में माहिर थे, यानी लेखक के घर में चमड़ा छुड़ाने में कौन माहिर थे, तो मुन्नर चाचा जो चौधरी थे वहाँ। चमड़ा छुड़ाते समय उन्होंने हमेशा एक एक टहलुआ यानी उनके अनुसार काम करने वाला, यानी टहलुआ यानी उसके साथ उनके अनुसार, यानी मुन्नर चाचा के इच्छा के अनुसार काम करने वाला की ज़रूरत होती। जब हमारे घर वाली कलोरी गाय मरी तो 6 आदमी गाड़ी पर ठोए हुए मुर्दैया पर ले गए।
मुन्नर चाचा कहने लगे कि उस छुट्टी में चमड़ा छुड़ाना धीरे धीरे सीख जाऊंगा, ताकि भविष्य में इस चर्मकला में पारंगत हो सकूं। यानी मुन्नर चाचा लेखक को कहते हैं कि ये इस छुट्टी में तू चमड़ा निकालने का काम सीख ले, ताकि आगे चलकर इस काम में तू पारंगत हो जाए। हम दोनों ने जमीन पर पड़ी मुर्दा गाय को पैरों की, यानी यह थोड़ा चमड़ा निकलने का जो भाग है ये हम छोड़ देते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ये चमड़ा निकालते हैं दोनों चाचा भतीजा मिलकर। वो ऊपर के पीछे के पाए ऐसे, पैर जो है ऐसे ऊपर तान कर रखता है, और वो पेट के नीचे ऐसे पेट के ऊपर से वो मुन्नर चाचा उसको छुरी से काटते हैं और धीरे धीरे पीठ की तरफ वो चमड़ा सरकाते सरकाते आते हैं। वहाँ पर गिद्धों भी मंडराते हैं, और गिद्धों पर मंडराते हुए एक हरी पेड़ की टहनी लेकर उस गिद्धों को लेकर हाँकता है, भगाता है, और फिर वह चमड़ा निकाल आने के बाद गिद्ध जो है वहाँ पर उसका मांस खाते हैं। अ, ये इसके अंतर्गत था, याद रखिए। और कोई भी काँव काँव करते हैं, यह सब कुछ इसमें है। इसके बाद का हम पशु कंकाल पढ़े थे, हाँ, यहाँ से आगे पशुओं के मांसपिंड पर झपड़ा मारते थे, जो कौन, ये निकल जाने के बाद कुत्ते, सियार, गिद्ध, ये सब कुछ। गिद्धों के बीच खड़ा होकर होकर झाड़ियों से उन्हें भगाने में मुझे एक अनोखी कलाकृति अभिन्न होने लगी अनुभूति होती थी। ऐसे अवसरों पर मुर्दहिया पर मुर्दा मांस खाने वाले सैकड़ों गिद्ध उस पशु कंकाल से थोड़ी दूर, यानी वह जो मांस खाने के बाद पूरा पेट ऐसा भर जाता था, तो वह गिद्ध जो है उस कंकाल के पास ही थोड़ी दूर पर एक शांत विपस्सना स्थिति में बैठते थे, यानी ध्यान स्थिति में बैठते थे। यहाँ पर शब्द का उच्चारण किया गया है विपस्सना, यानी जो ध्यान करने की स्थिति में वह बैठते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिए होते हैं, उड़ने के लिए वह उसमें वो जो पेट का बल बढ़ जाता था, इसलिए वो उड़ नहीं सकते थे। इसलिए उस दौरान बगल के टडवा गांव का एक व्यक्ति जिसे सर्प पगल, यानी वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको सर्प पगल कहा जाता था, यानी पागल नाम से जानते थे। उसकी एक विचित्र आदत थी। टटवा के चौहदी पर एक बिथाल किंतु एकदम ठूठा बरगद का पेड़, यानी वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। वह पागल जो था, वहाँ उस बरगद के पेड़ पर जो पंछी रहते थे, 5-6 गिद्धे रहते थे, और उसके अंडों के साथ वह उस पेड़ पर चलकर उसका अंडा लेकर आते थे। अंडे सहलाता था काफ़ी देर तक उस अंडों को, और फिर वह अंडा लेकर आता था, और फिर वह अगले दिन वह पहले लिया हुआ वाला अंडा उसके गिद्धों के घोंसले में डालकर दूसरा अंडा लेकर जाता था। ये इस प्रकार का है जो हम ये है। और वो पगला बाबा जो है लंगोटी पहने रहते थे, याद रखिए। कभी किसी से बोलते नहीं, यानी कभी किसी से बोलते नहीं। वास्तविकता यह थी कि कोई भी उनके मुंह से कोई शब्द नहीं सुन सका था। जो पागल बाबा थे, उनसे कभी किसी ने कुछ सुना नहीं था। वो बिल्कुल मौन रहते थे। वे प्राय उस टूटे बरगद पर चढ़ जाते और गिद्धों की अनुपस्थिति में उनके खोते से सटकर बैठ जाते। वे हमेशा गिद्ध के अंडों को सहलाते रहते। इस कयावक में घंटों वहां बीत रहते। जब गिद्ध वापस वहां मंडराने लगते तो पगल बाबा बरगद से नीचे उतरते और उसका 1-2 अंडा अवश्य अपने साथ लाते। वे उन अंडों को हाथ में लिए इधर उधर दूर दूर तक बोड़ियाते रहते थे। बच्चे उन्हें देखते ही डर जाते थे। वे हमारे गांव तथा स्कूल पर भी आते रहते। उनका रूप रंग मुझे बहुत प्रभावित करता था। अन्य लड़कों के, यानी कौन से बाबा का रूप लेखक को प्रभावित करता था, तो पगल बाबा का, याद रखिए। उनको उनको कुछ बोलने के लिए तरह तरह के, यानी बच्चे जो है, यानी उनके शब्द सुनने के लिए, उनके द्वारा शब्द उच्चारण के लिए अनेक बच्चे जो है उनके अलग अलग कुछ कारनामे करते थे, जिनमें कुछ कोमल गालियाँ भी शामिल हुआ करती थी। हम सब की उत्सुकता यह होती कि उनकी बोली कैसी होगी, यानी उनके उच्चारण का जो उनका स्वर कैसा होगा। किंतु पगल बाबा टस से मस नहीं होते। इतना वे ज़रूर समझते कि लोग उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसे अवसर पर गिद्धों के अंडों को तुरंत गुस्से के साथ अपने दांतों में दबा देते और क्रोधित मुद्रा में उन्हें चबाने जैसा अभिनय करने लगते। उनका यह रूप देखकर सभी डरकर भाग जाते और पगल बाबा अंडों को हाथ में लिए चुपचाप चंपत हो जाते। किंतु उनका उनका मुभ्रांत कभी नहीं टूटता, यानी मौन व्रत उनका कभी नहीं टूटा। उन्हें कभी किसी ने खाते हुए भी नहीं देखा। उन्हें कोई खाने की सामग्री देता तो वे मुंह फेर कर भाग जाते थे, तथा रात में उसी
यूसी गिद्धों वाले टूटे बरगद की जड़ के पास बिना कुछ ओढ़े बिछाए सो जाते। सवेरा होने पर जब गिद्धों गिद्धों वहां से उठ जाते तो पगल बाबा पुराने अंडों को पुनः उसी खोते पर रख देते। किसी नए अंडे के साथ उतरकर उधर उधर फिर बोड़ी आने लगते। वे अंडों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी वो अंडों को, गिद्धों के अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वे एक अद्भुत गिद्ध प्रेमी थे, किंतु उस अकाल में एकदम सुलझ गए थे। मैं उन्हें देखकर हमेशा कारुणिक हो जाता था। इन्हीं गिद्ध प्रकरणों के दौरान गांव के जोखू पांडे का एक बैल मर गया, यानी ईस्वी में गांव के किस पांडे का, जोखू पांडे का बैल मर गया। मुर्दया पर सारे जुड़े कर्मकांड संपन्न हुए, यानी मुर्दया पर जो भी चमड़ा निकलने का काम था वो पूरे संपन्न हुए। जोकू पांडे के हरवाह, यानी जोकू पांडे का हरवाह कौन था? छुड़ाने जाने के बाद उसी के घर की रमोती, यानी जो जोकू पांडे की घर का जो हलवा था, खेत में काम करने वाला था, उसकी घर घर की एक महिला थी। उसका नाम क्या था? तो रमोती थी। दलित महिला जो मुर्दया पर घास छील रही थी, उससे रहा नहीं गया। वह डांगर के लालच में, यानी जो सूखा हुआ मांस लाने खुरपा लेकर गिद्धों से भिड़ गई और मरे हुए बैलों का कलेजा काट कर उसने खूंखार चोचों से बचते हुए घास से भरी कोठरी में छिपाकर घर लाई। मेरे साथ अनेक दलित बच्चे यह नज़ारा देख रहे थे। सभी बच्चे चिल्लाने लगे, रमोती घर घर डांगर ले आती आती हो। शीघ्र ही यह खबर चौधरी चाचा तक पहुंच गई। 2 दिन बाद पंचायत बुलाई गई। रमोती के परिवार को कुजाति घोषित कर दिया गया। यानी कुजाति कब घोषित किया करता था? जब किसी युवती के साथ कोई गलत बात हो, उसका शारीरिक शोषण हो या कुछ शारीरिक ये हो, यौनिक संबंध हो, कोई अनैतिक ये हो, और तब और जब डांगर खाए तब 2 बातों पर कुजाति घोषित किया जाता था, याद रखिए। फिर कुजाति घोषित कर दिया, उसका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया। यह बड़ा प्रचंड बहिष्कार था, यहाँ तक कि उनके परिवार से कोई बात नहीं करता था, यानी 12 गांव से उसको बाहर निकाल दिया। सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से घबराकर कुछ दिन बाद रमोती के परिवार ने बिरादरी में शामिल होने की अपील की। चौधरी चाचा ने फैसला सुनाया कि उसका परिवार पूरी बिरादरी को सूअर भात, यानी फिर से आने के लिए सूअर भात खिलाना पड़ेगा। भात यानी राइस, राइस याद रखिए, या भात यानी राइस, पके हुए चावल, जिसके बाद उनका उनका कुजातीपन समाप्त किया जाएगा। क्योंकि आजकल हम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल इतना करते हैं कि उसका मूल अर्थ क्या है, मूल उसका शब्द क्या है, यह हम भूल जाते हैं। भात यानी पके हुए चावल, उसको हम अंग्रेजी में राइस कहते हैं, और प्रचलित रूप में भी आजकल राइस ही कहा जाता है। भात यानी हमारे मराठी में तो पके हुए चावल को भात ही कहते हैं। पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन भात यानी चावल, याद रखिए, पके हुए चावल या राइस। कि यह दावत, यानी यह अनोखी दावत, सूअर भात खिलाया जाए, दावत दी जाए, तभी उसको समाज के प्रवाह में आने की अनुमति मिल जाएगी। अंतर्गोतवा इस स्वादिष्ट दावत के पीछे रमोती का परिवार एक बार फिर भारी कर्ज में डूब गया, यानी रमोती का परिवार कर्ज लेकर सूअर भात की दावत देने को ये हुई थी। सन 1959 की गर्मी ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत थी, यानी लेखक की मांग दलित बस्ती में किस कारण थी? क्योंकि चिट्ठी लिखने के रूप में, जैसे कि अवगत है, गांव के कई लोग बंगाल की अनेक कोयलरियों के तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवारों के लिए ये मजदूरी अकाल में बादल जैसे आशा का प्रतिरूप थी। विशेष रूप से जब गांव की औरतें मजदूरों को मुझसे चिट्ठियां लिखवाती, तो मेरे सामने एक विचित्र स्थिति प्रकट हो अपने पति आ जाती थी, यानी वह कोई स्त्री जो है, वह रो रो कर बताती थी कि ऐसा लिखो वैसा लिखो, तब लेखक भी रोने लगते हैं। कई औरतें भूखमरी का वर्णन करते करते रोने लगती थी। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतरता फिरता था, यानी लेखक खुद के दुख में और वह दूसरों का दुख सुनकर लिख रहे हैं। किंतु गांव की रोती हुई मशीनों जैसी इन महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता। अनेक बार उनके आंसुओं में मेरे आंसू भी दाखिल हो जाते। इन रोती मशीनों में एक एक थी किसुनी भौजी, यानी कौन सी भौजी? किसुनी भौजी थी। उसका पति करतराम, यानी किसुनी भौजी के पति का नाम क्या था? करतरास था, याद रखिए। और करतरास की पत्नी का नाम क्या था? किसुनी था, याद रखिए। कोयल में कोयला काटता था, नाम था मुन्नीलाल, यानी
कतरास का नाम ही क्या था? मुन्नीलाल था, याद रखिए। किसुनी भौजी दो बच्चों की माँ थी, यानी किसुनी भौजी को कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। और उसके बाद कतरास को भी कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, क्योंकि किसुनी और कतरास दोनों पति-पत्नी ही, याद रखिए। किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल, यानी किसुनी की उम्र कितनी थी? 22 साल थी, याद रखिए। यानी 22, आज के प्रचलित भाषा में 22 कहते हैं, उसको याद रखिए। 22 यानी कहीं कुछ-कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता, क्योंकि इतना हमने अंग्रेजी को गले लगाया है कि उसके मूल हमारे देशी भाषा में वो शब्द क्या है, भूल जाते हैं। खैर छोड़िए। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था, यानी किसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था? तो किसुनी के अंदर था, याद रखिए। जब वह चिट्ठी लिखवाती थी तो लगता था कि दुगड़ा सोए अपना आत्मविवेचन कर रहा है। यदि यदि वह पढ़ती तो शायद दुखांत साहित्य में बहुत कुछ करती, यानी यदि उसको पढ़ना लिखना आता था तो दुखांत साहित्य में बहुत कुछ चार चार चांद लगा दी थी। उसके द्वारा लिखवाई गई अकाल की एक चिट्ठी आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। अम, हे हे खेलन के बाबू, हम कवन कवन बतिया बतिया लिखाई बबूनी, बहुत बिलखई हो, रोई रोई के मरी जाले, हमरे छतिया में दूध ना होला, दूहे जाइला त बकेनवा लात मारेले, बसुनवा मजूरी में खाली सड़ल सड़ल सावा लेला, छप्पर से बोकर आँखी बड़ी शैतान हो, झंझिया क रही रहरिया में गंगुआ क मेह रिया सब, मैदान जाली त तऊ चोर बत्ती बाड़ाला, रकत पेवना हमहू के गिद्ध नाई, ततेरला चोटवा से पेटवा हरदम खराब रहेला, हमका खियाई का खाई कुछ समझ में नाई आवेला, बबूनी के दूधवा कहाँ से ली आई, जब ऊ रोवेले त कब्बी कब्बो कब्बो हम बोके लेई के बहरवा जाई के, बोलीला कि देख तोर बाबू आवत हवे, त ऊ थोड़ी देर चुप हो जाले, तू इसले हउआ सुनीला कि कोइलरी में आगी लगी जाले, ई काम छोड़ी दा, गगुवे में मजूरी कई लेहल जाई, सतुवे से जिनकी चली जाई, जेहल बड़ी मुश्किल में बीतत हो, अकेलवे जियरा ना लागेला, यानी अकेले का जी नहीं लगता, और ऊपरा से खैले का बड़ा टोटा हो सके त 20 रुपया भेजी दा, जब आई हा त तुलसी बाबू के एक एक किस्ता कागज जरूर लेहेला, यानी आते समय जो तुलसी बाबू थे उनके लिए एक किस्ता कागज लेकर आए, क्योंकि वो चिट्ठी लिखते थे इसीलिए। ई है सब कर चिट्ठिया लिखे ई, यानी सभी की चिट्ठिया यही लिखता है। इस बड़ा तेज तेज हवे ऊवर का लिखा ही, हम थोड़ा लिखना ढेर समझना। इस चिट्ठी में खेदन किसुनी भौजी के 4 साल के बेटे थे, तथा यानी ये अभी उसका जो हमने पढ़ा है वो किस भाषा का था, उसी का इसमें अब खड़ी बोली में सार देखते हैं। किसुनी भौजी के 4 साल के बेटे थे, यानी किसुनी भौजी कितने साल के बेटे थे? 4 साल के बेटे थे। बबूनी 1.5 साल की, यानी बबूनी यानी बेटी 1.5 साल की थी। बसुआ यानी बसु पांडे जमींदार थे, यानी बसुआ यानी बसु पांडे जमींदार थे, जिसके यहाँ किसुनी मजदूरी करती थी, यानी मजदूरी किसके यहाँ किसुनी करती थी? तो बसु पांडे के यहाँ मजदूरी करती थी। चोर बत्ती टॉर्च को कहते हैं, यानी चोर बत्ती यानी टॉर्च को कहते थे। बकेनवा यानी बकेना भैंस थी, यानी बकेनवा यानी बकेनवा भैंस थी, जो दूहते समय छटती जाती, क्योंकि उसका दूध खत्म हो चुका है, यानी दूध निकालते समय वह हट जाती थी, तो क्योंकि उसके स्तन में दूध ही नहीं था। ऐसे ही मिलते जुलते अनेक प्रकरण उस अकाल के दौरान मुझसे लिखवाए गए। मैं स्वयं उनकी ये सारी बैरन चिट्ठियाँ उसी अपने स्कूल पर स्थित एक पोस्ट बॉक्स में डाल जाता। यह पोस्ट बॉक्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने दीवार पर लालटेन की तरह था, यानी किसके ऑफिस के सामने? प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने, याद रखिए, टंगा हुआ था। गांव में जब भी डाकिया आता, बेसब्री से मेरी तलाश शुरू हो जाती। कई बार तो लोग मुझे गाय भैंस चराते हुए मुर्दैया पर आ जाते, यानी
गाय गाय भैंस चराने गए लेखक तो वह चिट्ठी पढ़ने के लिए ढूंढते हुए आ जाते मुर्दैया पर। फिर वही शुरू हो जाती थी चिट्ठियों की पाठशाला। मुर्दोहिया पर मेरा चिट्ठी वाचन सिर्फ चिट्ठीधारी ही सुनता था, बल्कि शायद वहाँ के भूत पिशाच भी, यानी केवल चिट्ठी वाला आदमी भी नहीं सुनता था, तो वहाँ पर मुर्दोहिया के जो भूत है, भूत पिशाच या अन्य पक्षी भी सुनते थे। इतना ही नहीं था, भूत पिशाचों ने अपनी भूतनियों के लिए कभी मुझसे चिट्ठियाँ नहीं लिखवाई। यानी लेखक सोचते हैं कि उस भूत ने कभी अपनी भूतनिया के लिए, यानी जो स्त्री भूत होता है उसकी भूत की भी कोई पत्नी होगी, प्रेमिका होगी, नायिका होगी, उसके लिए कभी चिट्ठी लिखवाई नहीं। वैसे जब भी मैं मुर्दहिया पर होता, मेरी कल्पना में यह बात ज़रूर आती थी। यानी जब भी कभी लेखक मुर्दहिया में जाते थे और वहाँ उसके मन में यह आता था कि कोई भूत जल्द से सामने न आ जाए और कहे कि है ये चिट्ठी लिख, ऐसा न कहे। तो इस बात से लेखक कल्पना करते थे, यदि कोई भूत चिट्ठी लिखवाने के बहाने मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या करूँगा। मेरे घर वालों की, यानी पहले से अंदर चल रहा, और घर वालों ने यह बात पूरे दिमाग में सेव करके रखी है छोटे बच्चे के। और छोटे बच्चों को क्या है, जिस प्रकार का आप उसको वातावरण निर्माण करके दोगे उसी में पलेगा बढ़ेगा और उसी प्रकार वो व्यवहार करने लगेगा। तो उसी प्रकार लेखक के साथ भी हुआ है, क्योंकि बचपन से कहाँ कहाँ बताया गया है कि मुर्दहिया में भूत होते हैं, वो मारते हैं, काटते हैं। तो उसी वही बात बच्चों के मन में बैठ गई, बच्चे के मन में। मेरे घर वालों की एक ऐसी बकेना भैंस थी जो मुझे देखते ही बाव बाव बोलते हुए मेरे पास हुई। यानी एक भैंस थी और वो लेखक को देखते हुई वह आवाज़ लगाते बाव बाव की आवाज़ लगाती हुई आती थी और लेखक को चाटने लगती थी। उसका मुझसे बेहद लगाव था, यानी उस भैंस का बेहद लगाव था, याद रखिए। यहाँ पर बेहद लगाव में दो ही व्यक्ति, दो ही चीज़ें आई, एक लेखक की दादी और एक यह भैंस, बकेना भैंस, याद रखिए। मेरी एक विचित्र आदत थी, मुर्दहिया पर जब भी चराने जाता मैं उनकी पीठ पर एक घुड़सवार की तरह बैठ जाता, यानी घुड़सवार की तरह बैठ जाते थे। उसे किसी भी तरह कोई ऐतराज़ नहीं होता, मैं उसकी पीठ पर बैठा रहता था, वह घूमती फिरती चलती रहती। इसी दौरान एक दिन गांव के चिकुरी ने भैंस, यानी वो भैंस कर बैठकर चढ़ते थे, मैं उसका काम करती थी खाने का। वो एक दिन जो था, चिकुरी ने भैंस के स्तन को कुछ लकड़ी से खोद दिया और वो भैंस ने छलांग लगाई और लेखक नीचे कूद पड़े। तो लोगों ने समझा कि भैंस पर भी भूत चढ़े हुए घूमते हैं और वह दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए लेखक को उसने धकेल दिया और वह भूत नाराज़ हो गए कि मेरे भैंस पर बैठ गया, इसलिए वह लेखक को उसने गिरा दिया। ऐसी अफवाह उठ गई। अपने चिर परिचित अंदाज में नगर चाचा ने मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिकुरी को भूत समझूं या कि मुर्दहिया में दफन थी वो। यानी लेखक समझता है कि मैं तो चिकुरी की वजह से भैंस से नीचे गिर गया हूँ, तो मैं चिकुरी को भूत समझूं या उस मुर्दहिया में जो दफनाए गए मुर्दों को। चाहे जो हो, इस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठना मुर्दहिया के भूतों को गुस्सा नहीं दिलाया। इस दुर्घटना से किसुनी भौजी बहुत दुखित हो गई। यानी यह घटना सारी गांव में फैल गई, दलित बस्ती में। तो किसुनी भौजी जो है दुखी हो गई। एक दिन अपने घर बुलाकर मुझे समझाया कि हे बाबू, ये सब हवा हवा बतास से बची रहना, यानी ये सब से तुम बचकर रहना। इनकर गुस्सा जानलेवा होला, यानी उन भूतों का। हमारे क्षेत्र में भूत पिशाच को दलित हवा बतास भी कहते थे। यानी दलित लोग भूत पचास को क्या कहते थे, भूत पिताच को क्या कहते थे, हवा बतास भी कहते थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है भाई साहब। इस किसुनी भौजी के ससुर का नाम था जेदी, यानी किसुनी भौजी के ससुर का नाम क्या था, जेदी चाचा था, याद रखिए, जो बगदाद में लड़ाई के लिए ले गए थे। हम पढ़ेंगे यह। अ, किसुनी भौजी के ससुर का नाम जेदी जेदी जो अपने बेटे से अलग रहती थी, यानी जेदी चाह था अपने बहू बेटे से अलग रहते थे। बेटे से मतलब बहू से भी अलग रहते होंगे ना। जेदी चाचा अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बंसु पांडे के खानदान की हरवाई करते थे। यानी जेदी चाचा द्वितीय विश्व युद्ध, यानी दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, बताइए कमेंट करके कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ मुझे पता है, लेकिन आप कमेंट में बताइए। अ, तो वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंसु पांडे, यानी बंसु पांडे के खेत में खानदानी हलवाई थे। कौन? जेदी चाचा। विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे हल
हल जोत रहे थे वही खेत से वे गायब हो गए, यानी हल जोत रहे थे खेत में और खेत से ही गायब हो गए, लापता हो गए। गांव वाले कहते थे कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए, यानी गांव वाले कहते थे कि बहुत सारे अंग्रेज जो है, अंग्रेज लोगों ने बहुत सारे मजदूरों को खेत से अपहरण करके ले गए और किडनैप करके ले गए और वहां जाकर उनको विलायत में लड़ाई के लिए ले गए। यह तो साफ तौर पर मालूम नहीं कि, यानी मालूम नहीं कि जैदी जैदी कैसे गायब गायब हो गए। वे स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते। वर्षों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गए, यानी वर्षों बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वे गांव वापस आए थे। उनकी वापसी से गांव वाले बहुत खुश थे। वे तो बिल्कुल अनपढ़ किंतु बातें, यानी अनपढ़ थे लेकिन बातें करने में माहिर थे। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हो। जेदी चाचा एक विचित्र शैली में चर्चेलवा का जिक्र करते थे, यानी एक विचित्र शैली में चर्चेलवा का जिक्र करते थे और उससे बहादुर बताते थे। वे अनेक हथियारों के नाम नाम यानी हथियारों के नाम में क्या क्या बिगड़ेल शब्द बीच बीच में अकारण ही बोल देते थे। जैसे यानी ये शब्द कौन कौन से शब्द उच्चारण करते थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। सबमरी फैटर प्लेन सबमरी फैटर प्लेन, डम-डम, डंक, बनेटी, बम आदि आदि कुछ शब्द ऐसे भी बोलते थे जैसे मस्पोटम, सटल, बसरा, बगदाद, दुबई, दंभा, दजला आदि आदि। इस तरह के अनेक शब्दों वे बिना वाक्य के स्वतंत्र रूप से बोलते थे कि जैसे को डांट रहे हो। हम सबको उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वे क्या बोल रहे हैं। वर्षों बाद जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेकर किस विश्वविद्यालय में गए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। उच्च शिक्षाग्रस्त था तब उसका सखा कि जेदी चाचा तब मैं समझ सका कि जेदी चाचा चर्चिल को ही वह चरलेवा कहते थे, याद रखिए। सब मैरिन को सबमरी, फाइटर को प्लेन को फैटर प्लेन, डमडम को बुलेट को, यानी डमडम बुलेट को कहते थे, और डमडम ट्रैक को टंक, बनेट को बनेटी, मसोपोटीमिया को मसपोटम, शत अल अरब को सटल, रास अल खैमा को खम्मा आदि आदि कहते थे। हकीकत यह थी कि जेदी चाचा को अंग्रेजी विश्व युद्ध के दौरान एक अवस्थी टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे, यानी कहाँ ले गए थे? बगदाद ले गए थे, याद रखिए। बाद में जैसे तैसे वे गांव वापस आ गए। वास्तविकता यह थी कि जेदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, यानी जेदी चाचा का मूल नाम क्या था? तो लुरखुर था, याद रखिए। लुरखुर का ही नाम जेदी था और जेदी का ही नाम लुरखुर था, याद रखिए। किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जेदी के नाम से, यानी कि किस मुसलमानों का लोकप्रिय उपनाम जेदी है? तो शिया मुसलमानों का, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जेदी के नामों से पुकारना शुरू कर दिया। वहाँ वहाँ यही उनका प्रचलित नाम था। किंतु लुरखुर चाचा अपने को जेदी समझने लगे थे। गांव में भी लोग जेदी के रूप में ही उन्हें पुकारने लगे थे। वे विश्व युद्ध की अनेक कहानियाँ सुनाया करते थे जिसे सुनकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी ये कहानियाँ मुझे ललचा ललचा कर मारती थी। इन्हें सुनकर उत्कंठा होती थी कि मैं भी पाँचवीं से आगे पढ़ूँ, सारी दुनिया के बारे में जानूँ। किंतु पढ़ाई छूटने की निरंतर दुविधा एवं चिंता ने मुझे एकदम मनहूब बना दिया था। उस उपापोह के दौरान एक अजीब हादसा हो गया। जेदी चाचा वही बंसु पांडे के यहाँ फिर से हरवाई करने लगे, यानी जेदी चाचा फिर से बंसी पांडे के यहाँ हरवाई करने लगे। उचित बनी की मांग के कारण, यानी उचित मूल्य के न देने के कारण अक्सर झगड़ा रहता था। उसके इस स्वभाव के कारण बंसु ने बकरी के चोर, यानी बंसु की बकरी चोरी है, इस आरोप में उसको चिरैया कोट थाने भेजा गया। ब्राह्मण सिपाही जिससे उसकी दोस्ती थी को बुलाकर जेदी चाचा को बहुत पिटवाया और डोरी में बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगे। विचित्र तथ्य यह था कि बंसु के पास कोई बकरी ही नहीं थी। किसी तरह जेदी चाचा 5 रुपया घूस देकर पुलिस से छुटकारा पाए। पुलिस से इस बार भी हम सभी
बुरी तरह से डर गए। और पहली बार कब डरे थे? जब एक जो विधवा लड़की थी ब्राह्मण की, उसको जो ब्राह्मण के युवक ले आए थे, और तब वह पुलिस आई थी, उससे वो डर गए थे। और दूसरी बार यहाँ पर बंसु पांडे के इस छलिया कपट से जो 40 साल का कुंवारा एक ब्राह्मण था, उसका नाम कुछ तो है, याद नहीं आ रहा, बाद में हम बताएंगे। छलिया कपट से आगादित होकर, आपको यदि पता है उस कुंवारे विधवा 40 साल कुंवारे ब्राह्मण 40 साल के था, शादी नहीं हुई थी, उसके लिए उस युवक ब्राह्मणों ने उस लड़की का अपहरण करके लाया, उसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जयदीप चाचा प्रतिरोध प्रतिरोध स्वरूप में एक किस्म का सत्याग्रह करने लगे। वे सब काम धाम बंद कर दाढ़ी मूछ बढ़ना शुरू कर दिए तथा नीचड़ धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओढ़कर दिन भर सोते रहते थे। पूछने पर कहते थे कि जब तक बामन न्याय नहीं, यानी जब तक वह बामन न्याय नहीं करेगा तब तक मैं दाढ़ी मूछ बढ़ाता रहूँगा, काटूंगा नहीं। वे भी इस मामले में निहायत जिद्दी थे। पंचायत आदि द्वारा पंचायत आदि द्वारा अन्य समझौतों को वे वे मानने से साफ इनकार कर देते। धीरे धीरे वे बीमार पड़ने लगे। अंततः उसी अकाल में वे प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु से बड़ा शोकमय वातावरण हो गया था। जयदी चाचा चाचा गुरुमुख थे, यानी जयदी चाचा गुरुमुख थे, शिवनारायण पंत को मानते थे, यानी जयदी चाचा शिवनारायण पंत को मानने वाले थे, गुरुमुख थे। जब जब हमारे घर गादी लगती थी, जयदी चाचा संतोवा गायकी में शामिल हो माहिर थे, यानी जयदी चाचा कौन सा गाना गाने में माहिर थे? तो संतवा गाने में माहिर थे। उसकी बड़ी बुलंद आवाज़ थी। जब संतवा ढोल बजीरे के साथ अपनी चरम सीमा पर होता था तो जयदी चाचा अचानक खड़े होकर बहुत जोर से डांटने की शैली में हवे बोल पड़ते थे। उसके जोरदार हवे से संतवा का आकर्षण बेहद रोचक बन जाता था। ऐसे अवसरों पर मैं इंतज़ार करता था कि कब जयदी चाचा हवे कहकर डांटते हैं। जब उसकी लाश दफनाने के लिए मुर्दहिया पर ले जाई जा रही थी तो शिवनारायण पंत की परंपरा के अनुसार संतवा के दौरान कई लोगों ने उसकी इस डांटने वाली शैली का अनुकरण करना चाहा, किंतु वे बात कहाँ जो जयदी चाचा में थी ज़्यादा में थी। उनकी लाश के पीछे पीछे मुर्दहिया पर गया था। उनके दफन के साथ ही वहाँ के भूतों की आबादी में एक और नाम जुट गया। उनकी कब्र से लौटते हुए मेरे मस्तिष्क में उनके ये शब्द चढ़ लेवा, मस्फोटम, फैटम, डम डम, खम्बा, दजला शोर मचाते रहे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका है, यानी आज वर्तमान में लेखक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर के एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े सेंटर के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुके हैं, तो वह स्वीकारने में गर्व होता है कि इनके पीछे मेरी प्रेरणा असली जनक वे तीन थे। यानी स्वीकारने में गर्व होता है जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आन जाने में खींचा था। इनमें एक यानी जो ये प्रश्न पूछा था अभी हाल ही में 18 जून को जो हमारा पेपर कैंसिल हुआ था, उस पेपर में यह प्रश्न पूछा था कि लेखक को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ले जाने वाले वो तीन लोग कौन थे? ये 3 मजदूर कौन थे? याद रखिए, 3 मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आन जाने में खींचा था। इसमें से एक थे सोवियत संघ में समूहित खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई तथा तीसरे को दड़ियल जेदी चाचा। इनके दाढ़ी मूछ रखने का रहस्य मेरे मस्तिष्क में तब खुला जब सन 1978-79 में ईरान पर शोध के दौरान मुझे पता चला, यानी ईरान पर शोध हुआ और इसके दौरान लेखक को पता चला कि वहाँ के गिलान प्रांत के मिर्ज़ा कुचेक खां नामक एक क्रांतिकारी नेतृत्व में सन 1910 तथा 1910-1920 के दशक में हजारों युवकों ने कसम खाई कि जब तक अंग्रेज साम्राज्यवादियों को ईरान की धरती से भगा नहीं देंगे तब तक दाढ़ी मूछ बढ़ाते रहेंगे, घर छोड़कर जंगल में रहेंगे। ईरान में है इनके इस आंदोलन को जंगल आंदोलन
यानी ईरान में इस आंदोलन को जंगल आंदोलन तथा क्रांतिकारियों का जंगली कहा जाता है। मिर्ज़ा कुछ एक खां लेनिन से पत्र व्यवहार भी करते थे। ज़ाहिर है जेदी चाचा ने अपने बगदाद प्रवास के दौरान इस ईरानी जंगलियों के बारे में अवश्य कुछ सुना होगा, इसलिए वे उन्होंने रास्ता अपनाते हुए बंसु पांडे के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूँक दिया, जिसके चलते उन्होंने जान दे दी, किंतु क्रांतिकारी आदर्श नहीं छोड़ा। ऐसे वे भुक्कड़ क्रांतिकारी बगदाद रिटर्न जेदी चाचा, यानी बगदाद रिटर्न कौन था इस आत्मकथा में, तो जेदी चाचा था, याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हम रुकते हैं और जो भी अंश बचा है वह आगे देखते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद।